देखिए एक्चुअली क्या है, रिटेल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था लेकिन कोऑपरेटिव का था। Yes. मतलब इट वाज ओन्ड बाय सिंगल कोऑपरेटिव, जो स्टेट कोऑपरेटिव था। अमूल उस टाइम पर अमूल भी एंट्री कर रहा था, पूरी तरीके से एंटर नहीं हुआ था मार्केट में। और फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इंटीरियर एरियाज़ में तो काफ़ी देर में पहुंचा अमूल। तो इकोसिस्टम मिल्क सेलिंग का बहुत कम था, बहुत रेयर था और बहुत कंस्ट्रेंड था। एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के किसी भी इकोसिस्टम में एंटर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो नए आइडियाज़, एजिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कुछ कुछ नया रोज़ ट्राई करते रहने से। तो आइडिया यही था कि हमें एक नया डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऐसे खड़ा करना है जो कि प्रोडक्ट्स भी सेल करे। उस टाइम पर दूध सेल करने के लिए सब तैयार थे, पर दही, पनीर, Yes. मक्खन ये सब सेल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये ऐसा होता था कि सुबह 9 बजे तक ही बिकेगा, फिर उसके बाद सब बंद हो जाएगा। हम कहते थे इसे डे लॉन्ग बिकना Yes. चाहिए, ग्रोसरी स्टोर्स पे बिकना चाहिए। तो हम लोगों ने एक्सटेंसिव स्केल पर हमने चेस्ट कूलर्स, जो कि कूलिंग मशीन्स होती हैं शॉप्स पर, वो रखवाई। तो ऐसे करके हमने चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। एंड इट टुक सम इयर्स, बट धीरे धीरे करके चैनल को भी समझ में आने लग गया कि ये बेनिफिट है इसमें बेनिफिट है। और फिर अमूल के आने के बाद फिर वो और कैटलाइज हो गया। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और हर घर में मिल्क प्रोडक्ट्स की यानी दूध पदार्थों की जरूरत लगातार बनी रहती है। 1970 में जब श्वेत क्रांति हुई और वर्गीस कुरियन ने अमूल की स्थापना की, उसके बाद से आज तक ये 56 साल का सफर भारत को विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक बनाता है। इसी सफर में कई युवाओं ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इसमें अपनी एक ऐसी पैठ और पहचान बनाई जो इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और 150 करोड़ भारतवासियों का आने वाले वक्त में ये ज़रूरतें पूरा करेगी। आज जिस शख्सियत को हम इस महाब्रांड्स के एपिसोड में आपसे मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है जय अग्रवाल, डायरेक्टर सीपी मिल्क। इनका ब्रांड नेम ज्ञान से मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। ये पशु आहार में भी हैं। यूपी, बिहार में इन्होंने पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं और बहुत ही ज़्यादा तरक्की करी है। जय अग्रवाल जी का जो सोचना है वो ये भी है कि कैसे किसानों की आय बढ़ाएं। करीब 1,65,000 किसान इनसे जुड़े हुए हैं। 3,000 गाँवों से इनका संपर्क है। तो आइए और ज़्यादा जानकारी के लिए जय अग्रवाल जी से ही क्यों ना बात करी जाए और इनसे कुछ सवाल किए जाएं और ये जानें कि कैसे एक मिलेनियल एक नई इंडस्ट्री बिल्ड करता है और इनका क्या फ्यूचर प्लान है। सो आज हमारे साथ हैं जय अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर हैं सीपी मिल्क। मैं इनका इंट्रोडक्शन पहले ही आप लोगों से कर चुका हूं। और जय अग्रवाल जी, वेलकम टू हिंदुस्तान के महाब्रांड्स। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट प्लेजर टू बी। और आपने इसके लिए वक्त निकाला, इसके लिए हिंदुस्तान परिवार आपका शुक्रगुजार है। तो जय जी, जैसा कहते हैं कि पहली पीढ़ी बनाती है, दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ाती है और तीसरी पीढ़ी उसको एक मुकाम तक ले जाती है, तो वो बात आपके साथ बहुत हद तक सच है। आपने इस बिज़नेस में कदम रखा और इसको आज जिस माइलस्टोन पे आप ले जा रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसमें लखनऊ को भी बड़ा फ़ख्र है आपके ऊपर, उत्तर प्रदेश को भी है। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है ये आपकी फैमिली से कैसे शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँची है, तो इसके बारे में थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। सो देखिए, जब मैं कॉलेज से पास आउट किया तो उसके बाद जनरली हमारे जैसी बिजनेस फैमिलीज़ में यही होता है कि भाई चलो काम धंधे पे लगो। तो हम लोग का जो पेरेंटल बिजनेस है वो खैनी बनाने का है। अच्छा। तो ब्रांडेड खैनी हम लोग बनाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा फ्लरिशिंग बढ़िया काम है। एंड तो पिताजी ने हमसे कहा कि भाई जाओ फील्ड में और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाओ, काम करो। तो वो सब काम कर ही रहे थे। ग्रैंडफादर का इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ। ग्रैंडफादर चूँकि उन्होंने पूरी फैमिली का जो एक बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम था क्रिएट, असली एंटरप्रेन्योर वही थे। तो वो ये चाहते थे कि कहीं बाहर निकल के कोई नया काम करो, कोई इंडस्ट्री लगाओ। तो वो बड़ा
बिगर पिक्चर की तरफ, बिगर विजन। तो वो ऐसा कुछ चाहते थे, उनका बड़ा ड्रीम था। फादर चाहते भी थे, लेकिन फादर को थोड़ा सा हमको प्रोटेक्ट करने का वो एक फादरली इंस्टिंक्ट होता है, तो वो हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। लेकिन उसी बीच में हमारी शादी हो गई, तो फिर उसके बाद फादर को लगा कि भाई इनको कहीं बाहर मूव करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, छोटी जगह थी कायमगंज में, फर्रुखाबाद ज़िले में जी। तो उन दिनों में स्मॉल टाउन, यूपी बड़ा स्मॉल टाउन हुआ करता था। तो इस वजह से उनको ये लगा कि भाई अब शादी हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से इनको कहीं बाहर जा कर के रहना चाहिए। तो उस टाइम पर ये एक डेयरी कंपनी थी, डिस्ट्रेस में थी, तो वो अपने एसेट सेल कर रही थी। तो उन्होंने ये डेयरी का जो पूरा प्रेमाइसेस था वो हमको सेल कर दिया, और हमने भी उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह ख़रीदा था। बाद में जब ये हुआ कि भाई बाहर जा कर के कोई काम करना है, नया काम करना है, तो ये हुआ भाई ये सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम पैसा लगेगा, रेनोवेट करो और चालू करो। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे जीजा, ये सब डेयरी इंडस्ट्री में, देवर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट इन द डेयरी इकोसिस्टम। तो इसलिए ये भी लगता था कि ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी मिल जाएगी, वो सब हो जाएगा। तो इस वजह से ये डेयरी कंपनी की तरफ हम लोग ग्रेविटेट हुए इसको चालू करने के लिए। और 2007 में हम लोगों ने फाइनली इसको रेनोवेट करके स्टार्ट किया। एंड वेरी फर्स्ट ईयर एकदम सडनली एक जैसे एक ग्लोबल सुपर साइकिल थी कमोडिटीज़ की उस साल में, 2007 में। तो एकदम तेज़ी से डिमांड आई, और डिमांड आने की वजह से घी, मिल्क पाउडर, इन सब चीज़ों हमें बेनिफिट, मतलब फ़ायदा बहुत हुआ। अब पहले साल ही अगर किसी इंडस्ट्री को लगा और प्रॉफिट हो जाए, तो फिर पूरी फैमिली एकदम से आकर के कन्वर्ज करती है, इन्वेस्ट भी करती है। तो वहीं से फिर हम लोगों ने टेक ऑफ करना शुरू किया। बट उससे पहले जो हम लोग अपना तंबाकू का काम कर रहे थे, या अदर वेंचर्स जो छोटे छोटे हम लोगों ने किए, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी स्ट्रगल्स भी थे, और अपने आप को प्रूव करने की एक जो बिल्कुल अंदर से इच्छा होती है दौड़ लगा करके कुछ भी करने की, वो बहुत ज़्यादा प्रबल थी, और कुछ कर नहीं पा रहे थे ज़्यादा। लेकिन एक बार वहाँ से निकल के आए, फैमिली ने पीछे से धक्का मारा, तो सडनली गॉड शोड हिज काइंडनेस, एंड एकदम तेज़ी से गाड़ी चल निकली। बट कहते हैं कि मार्केटिंग में ना आपको ये बड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है नीश, और बेसिकली किस प्रोडक्ट सेगमेंट में आप घुसे। किस तरीके से आपने बताया कि आप एंटर हुए इस इंडस्ट्री में, बट जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक रेपुटेशन बनाई और टॉप प्लेयर्स में आप शामिल हो गए, उसके पीछे कितना स्ट्रैटेजी और रिसर्च था, क्या था उसके पीछे? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई स्ट्रैटेजी, कोई रिसर्च नहीं थी। वेरी कैंडिड प्योरली एंटरप्रेन्योरियल था। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स थे वो, क्योंकि एकदम से तेज़ी से यूपी की जो कंजम्पशन स्टोरी थी वो चेंज हो रही थी, और किसी को पता नहीं था, क्योंकि कोई उस चीज़ को देख नहीं रहा था, कोई ऑन द ग्राउंड था नहीं। ईस्टर्न यूपी में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। ईस्टर्न यूपी में सबसे पहले ही लोगों ने हमें डिसुएड किया कि वहाँ ना तो दूध है, ना दूध पीने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकम ग्रुप, पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। तो पहले ही एंड पे डिसुएड किया। पता चला आते ही कि ज़रूरत तो है यहाँ पर, और किसान भी ढूंढ रहा है भी कोई दूध खरीदने आ जाए तो दूध बेच दें उसे। तो दूध भी अवेलेबल हो गया, एंड ग्राहक भी मिल गया। तो इस तरीके से हर चीज़ में इट वाज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड था। तो कोई प्रेसिडेंस नहीं था उस चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए। तो कोई रिसर्च करते भी तो आई डोंट थिंक कि उसका कुछ फ़ायदा होता। हर बार कुछ नया ट्राई कर रहे थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वाज वर्किंग आउट। एंड मतलब छोटे छोटे इंटरवेंशंस हम लोगों ने किए, जैसे फार्मर्स से मिल्क कलेक्ट करने की बात थी कि विलेज लेवल कलेक्शन ऑफ मिल्क। तो विलेज लेवल ऑफ कलेक्शन ऑफ मिल्क सब मना करते थे कि अरे क्या फ़ायदा है, ये तो कोऑपरेटिव्स का काम है, इसमें नुकसान होता है, इसका कॉस्ट हाई आता है। एंड वी डिड इट, और हमने देखा कि उसका कॉस्ट इंटरेस्टिंगली कम आ रहा था, क्वालिटी सब्सटेंशियली बेटर थी। तो करीब 1,65,000 जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से किसान आपसे जुड़े हुए हैं, और 3,000 गाँव। हाँ जी, 3,000 नहीं, 4,000 हो गए अब। 4,000 हो गए। हाँ जी। तो 1,65,000 से बढ़ के अब किसानों का परिवार हमारा 2.25 लाख का हो गया। 2.25 लाख।
और अब बिहार के भी 2 जिलों से हम लोग मिल्क प्रोक्योर करने लग गए हैं। तो ये 4000 गांव का पूरा एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, ये मतलब ये हमारा असली एसेट है। हाँ, ये अगर क्योंकि हम गवर्नमेंट भी चाहती थी इनकी आय बढ़े, थोड़ा किसानों को मदद हो, तो आई थिंक ईस्टर्न यूपी में ये भी एक इकोसिस्टम बना यस जो आपने किया। यस कोई और डेयरी कंपनी थी नहीं यहाँ पर जी। अगर मैं कहूँ कि ईस्ट ऑफ अलीगढ़ सीधे आकर के ज्ञान डेयरी थी, और फिर ज्ञान डेयरी के बियॉन्ड कुछ भी नहीं था। अगर प्रोसेसिंग के यूनिट के लिए देखें कि पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था, तो वो एक खाली एरिया भी था, लेकिन ज़रूरतें भी थी। तो ग्राहक की भी ज़रूरतें थी और किसानों की भी ज़रूरतें थी। तो हमने सबकी ज़रूरतें भी पूरी की और साथ में हम लोगों ने अपने अर्निंग को भी उसमें बढ़ाया। एंड आई थिंक उसी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे हम आज तक चलते जा रहे हैं। ट्रू। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि वैसे तो एक सिस्टम था पुराना कि भाई दूध आ रही है और एक मॉम पॉप स्टोर्स हैं उनसे आप ले लीजिए, या फिर घर में दूध वाला आ रहा है ये, बट आपने रिटेल पे बड़ा ध्यान दिया और आपने ये रिटेल में अपनी चेन बनाई। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि इससे पहले ईस्टर्न यूपी में ने विटनेस नहीं किया था। देखिए एक्चुअली क्या है, रिटेल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन कोऑपरेटिव का था। Yes. मतलब इट वाज ओन्ड बाय सिंगल कोऑपरेटिव, जो स्टेट कोऑपरेटिव था। अमूल उस टाइम पर, अमूल भी एंट्री कर रहा था, पूरी तरीके से एंटर नहीं हुआ था मार्केट में, और फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इंटीरियर एरियाज़ में तो काफ़ी देर में पहुंचा अमूल। तो इकोसिस्टम मिल्क सेलिंग का बहुत कम था, बहुत रेयर था और बहुत कंस्ट्रेंड था। एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के किसी भी इकोसिस्टम में एंटर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो नए आइडियाज़, एजिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कुछ नया रोज़ ट्राई करते रहने से। तो आइडिया यही था कि हमें एक नया डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऐसे खड़ा करना है जो कि प्रोडक्ट्स भी सेल करे। उस टाइम पर दूध सेल करने के लिए सब तैयार थे, पर दही, पनीर, मक्खन, ये सब सेल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये ऐसा होता था कि सुबह 9 बजे तक ही बिकेगा, फिर उसके बाद सब बंद हो जाएगा। हम कहते थे इसे डे लॉन्ग बिकना चाहिए, ग्रोसरी स्टोर्स पे बिकना चाहिए। तो हम लोगों ने एक्सटेंसिव स्केल पर हमने चेस्ट कूलर्स, जो कि कूलिंग मशीन्स होती हैं, शॉप्स पर वो रखवाई। तो ऐसे करके हमने चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। एंड इट टुक सम इयर्स, बट धीरे धीरे करके चैनल को भी समझ में आने लग गया कि ये बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट है, और फिर अमूल के आने के बाद फिर वो और कैटलाइज हो गया। बट विजिबिलिटी, आई मस्ट से दैट ज्ञान के जो स्टोर्स हैं उनकी काफ़ी प्रोमिनेंट है इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। जो SKUs हैं, जैसे एक तो मिल्क का आपने जैसे बोला कि मेन प्रोडक्ट है, बट इसके और भी SKUs हैं, तो अभी कितने SKUs पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं केवल मिल्क की बात करूं जी तो ऑलमोस्ट 40 SKUs हैं जी। लेकिन उसके साथ अगर मैं दही और लस्सी और छाछ, पनीर, मक्खन मैं ऐसे करता हूं तो 120 SKUs हैं जो कि फ्रेश प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। और उसमें सबसे रेवोल्यूशनरी मैं कहूँगा, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रोडक्ट है दही। और हमारा USP भी वही है। दूध तो हमसे पहले कोऑपरेटिव्स वगैरह सेल कर रहे थे, लेकिन दही के, ब्रांडेड दही को पूरी तरह से ईस्टर्न यूपी में स्टैब्लिश करने वाले सबसे पहले प्लेयर हम थे। तो आज दही के जितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो राइट फ्रॉम 100 ग्राम पैक टू 15 kg बकेट, 15 kg बकेट, 15 kg की बाल्टी भी हम लोग देते हैं। एंड काफ़ी मतलब डिमांड है 15 kg की बकेट की। एंड वी सप्लाई अप टिल सिलीगुड़ी। हाँ जी। तो मतलब सप्लाई चेन भी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई है। So, बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग पहुंच गए सप्लाई चेन और कोल्ड चेन पे। हाउ हैव यू एस्टैब्लिश्ड इट, और कितना इसमें टफ था इसको इस्टेब्लिश करना, इसके चैलेंजेस थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं इनके लिए बताइए, बिकॉज समवन विल लाइक टू एक्चुअली एंटर दिस इंडस्ट्री। तो थोड़ा इसको डिटेल में बताइए, द चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू डू इट। सो डेयरी एसेंशियली इज़ अ सप्लाई चेन इंडस्ट्री। सो एक बार आपने दूध खरीद लिया, प्रोडक्ट्स बना लिए, तो सब कुछ सप्लाई, इनफैक्ट दूध खरीदने में भी सप्लाई चेन है। क्योंकि आपको चिल करके उसको टाइम बाउंड तरीके से
फैक्ट्री तक लेके आना है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन करके टाइम आउट तरीके से मार्केट पहुंचाना। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स। मैं ये कहूँगा कि मतलब हम लोग ने बहुत अर्ली इस बात को रियलाइज़ किया कि ये 24 आवर 365 डेज़ का काम है और हम इसको खुद नहीं कर सकते, इसमें प्रोफेशनल्स लगेंगे। तो वी हायर्ड अ वेरी गुड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि इस पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट्स हैं, और एनडीडीबी से और अदर जो गवर्नमेंट डेयरी कंपनीज, मदर डेयरी से लेकर के और भी लार्ज कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनसे हमने So you hired best of the talents. यस, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को हमने हायर किया। Oh, और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया हमने जहाँ पर कि हम रिपोर्ट करते थे उनको, तो वो हमको गाइड करते थे, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, interesting. और हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में उसमें लगे रहते थे। सो वी गॉट एक्सेस टू द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री, और उसके माध्यम से हमने एक बहुत बढ़िया सप्लाई चेन का इकोसिस्टम खड़ा किया। और मतलब आज भी मतलब इट इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स रखना सही तरीके के बहुत ज़रूरी है। वो जब आपने बताया ना सिलीगुड़ी तक आपके वो बाल्टी दही की जाती है, तो आई थॉट कि इट मस्ट बी अ ग्रेट वर्क डन बिहाइंड द कर्टेन इन सप्लाई चेन। किसानों की क्या भूमिका है, मतलब इस जो डेयरी बिजनेस है इसमें फार्मर्स की क्या भूमिका है, कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि काफ़ी कुछ ये बातें भी होती रहती हैं एडल्टरेशन को लेकर, तो उससे और इनकी भूमिका को जोड़ते हुए और आप कैसे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्वालिटी इज़ द एस्पेक्ट विच यू लुक फॉर, इसके बारे में कुछ। देखिए, किसान तो सबसे एसेंशियल है उस इकोसिस्टम में, और डेयरी इंडस्ट्री में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और डॉक्टर कुरियन की वजह से वाइट रेवोल्यूशन में उन्होंने ड्रीम किया था, और आज तक वो सब चीज़ चल रही है। और पूरे वर्ल्ड में आपको यही मिलेगी कि 80% ऑफ द प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एनी मिल्क प्रोडक्ट गोज़ टू द फार्मर। उस 20%, बाकी 20% में पूरी इंडस्ट्री करती काम। फार्मर सबसे एसेंशियल पार्ट है, और क्वालिटी से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में सब रोल उसी का है। क्योंकि वो कितनी सफाई मेंटेन कर रहा है अपने एंड पे, अपने एनिमल की अपकीप कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ तो उसके एंड पर है। 2 लाख किसान हैं तो हर जगह मेरा कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सो इट इज़ दैट फार्मर हु इज़ डूइंग द जॉब, और उसके सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना वो हमारी ड्यूटी बन जाती है। तो मुझे लगता है फार्मर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा अडल्ट्रेशन को लेकर के जो एक बात होती है, तो मैं बताना चाहूँगा फार्मर कभी अडल्ट्रेशन नहीं करता है, हमेशा मिडिल मैन अडल्ट्रेशन करता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मर के यहाँ से जब दूध निकल जाता है, हाँ, तब मिडिल मैन अडल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि फार्मर के पास अपने दूध को रखने के लिए कोई जगह नहीं, स्टोरेज नहीं। तो अगर उसने 30 लीटर 40 लीटर दूध उसने सुबह अगर दोहन किया, तो वो बर्तन में भर के उसे 3 घंटे के अंदर डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। अब वो अपने गांव के बाहर जाएगा, इधर उधर किसी को ढूंढेगा, तो वो इकोसिस्टम नहीं है उसके पास, तो वो किसी ना किसी को दे देता है। अब वो जिसको दे देता है उसके पास बड़ा पूल होता है दूध का, उसके पास बड़ा अच्छा मोटिवेशन होता है उस पूल के साथ प्ले अराउंड करने का। जब डेयरी कंपनीज किसान से सीधे जुड़ जाती हैं, तो ये मिडलमैन का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का ये मैंडेट है कि विद इन 4 आवर्स ऑफ मिल्किंग द मिल्क हैज़ टू रीच आवर प्रोसेसिंग यूनिट, जो मिल्क कलेक्शन सेंटर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे चिलिंग होती है दूध, एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड। तो ये पूरा इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट तरीके से काम करता है। तो अडल्ट्रेशन, मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी लार्ज डेयरी कंपनी से प्रोडक्ट्स या मिल्क सोर्स कर रहे हैं, तो यू कैन बी वेरी वेल रेस्ट अश्योर्ड कि वो अडल्ट्रेशन में ही होगा। उसमें क्वालिटी ऊपर नीचे हर किसी की अलग अलग तरह की होती है। तो क्या यही रीज़न है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा मार्केट शेयर बढ़ा रहा है? यस, ऑफ कोर्स। दिस इज द की रीज़न व्हाई ऑर्गेनाइज सेक्टर इज प्रेफर्ड बाय नाउ फैमिलीज एंड ऑल। यस, and that is how it should be. Yes, that is how it should be, because विलेज बहुत दूर है शहर से,
और वहाँ से अगर कोई डायरेक्ट शहर तक कुछ लेकर के आ रहा है खुला दूध आपके पास, तो उसे वो मेंटेन नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कुछ डालेगा नहीं। हाँ। आपने डाइवर्सिफिकेशन भी किया है और अभी एनिमल फॉडर या कैटल फॉडर में भी जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्यों किया, इसकी क्या नीड थी? एक्चुअली हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सटेंसिव, क्योंकि देखिए किसान क्या है, किसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। कई कंपनीज हैं गांव में जो दूध खरीदना चाहती हैं किसान से, तो किसान के साथ मेरा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कैसे होगा। कई साल पहले हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया और वी टेक प्राइड इन दिस कि एक ब्रीड एंड फीड अपग्रेडेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने का पूरा एजेंडा तो केवल ब्रीड एंड फीड अपग्रेड करके और एक छोटे एरिया के अंदर मिल्क आउटपुट अगर x है तो x+1 करना है, तो मैं इंटरवेंशन करके मिल्क आउटपुट बढ़ाऊंगा। ये नॉवल थॉट था उसके पीछे, बट द होल इकोसिस्टम बिकेम सो बिग, इट बिकेम कि हम फार्मर की इनकम बढ़ाएंगे। अब वो हो गया कि मैं फार्मर की रिलेशनशिप, जो फार्मर से मेरी रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म कैसे बनी रहे, उसका तरीका है ये। ओके। तो ब्रीड एंड फीड अपग्रेडेशन, यानी कि अगर मैं किसान को अच्छे क्वालिटी का फीड दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उसके जानवर की ये आउटपुट वुड बी आउटपुट 20% बढ़ता है, उसकी इनकम 20% बढ़ती है, मेरा पर फार्मर आउटपुट 20% बढ़ता है। और साथ में अगर ब्रीड अपग्रेडेशन यानी कि AI सर्विसेज एंड नए ब्रीड का मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया, तो उससे प्रोजेनी इम्प्रूव होता चला जाता है, उससे अगेन यील्ड बढ़ती है। फीड का प्लांट हम लोगों ने लगाया तब जब हमको ये दिखाई दिया कि हम पहले एक और कंपनी, बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फीड कंपनी है, उससे हम लोग एसोसिएटेड थे। तो तकरीबन 10,000 टन हम लोग साल में फीड खरीदने लग गए थे अपने किसानों को देने के लिए, और किसानों को हम एज अ बार्टर अगेंस्ट मिल्क देते थे। ये पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम में ये प्रेवलेंट है हमेशा से। अच्छा। डॉक्टर कुरियन का बनाया वो सिस्टम था, तो हम उसी पे चलते हैं। तो हमने देना शुरू किया, तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक बिज़नेस हो सकता है। तो हमने एक बढ़िया कैटल फीड प्लांट यहाँ पर लगाया, स्टेट ऑफ द आर्ट। एंड जो हमारी आदत है पुरानी कि हम बहुत ही एडवांस्ड तरह का हमने प्लांट लगाया, और साथ में हम लोगों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, और उनसे हमने एरिया स्पेसिफिक यानी कि यूपी स्पेसिफिक हमने फीड डिज़ाइन करवाया। एंड फिर हमने जब किसानों को देना शुरू किया तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही निकला। मतलब जो हम दे रहे थे अभी तक उसके मुकाबले किसानों को मतलब इतना फैंटास्टिक रिज़ल्ट मिला कि द प्रोडक्ट बिकेम इंस्टेंटली पॉपुलर। अब मार्केट से डिमांड आने लग गई, एंड माय वाइफ रन्स दैट बिजनेस। अच्छा। तो सो यू बोथ आर इनटू बिजनेस? नहीं, हमारे घर में ऑल लेडीज आर वर्किंग, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग तरीके से। सो ये भी पीछे इसका एक रीजन यही है मल्टीफोल्ड ग्रोथ का। यस यस, ऑफ कोर्स एवरीवन इज एंटरप्रेन्योरियल, एवरीवन इज वर्किंग। तो हमारी वाइफ ने हमको ये कहा कि भाई ये डिमांड बहुत आ रही है, तो क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस्टेब्लिश कर सकते हैं अदर दैन द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ कैन डेयरी फार्मर्स। तो पहले हम रेजिस्टेंट थे, हमने कहा कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, एंड दिस इज़ द इकोसिस्टम दैट वी नीड टू सर्विस। बट शी वॉज एडमेंट कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई। आई थिंक द फार्मर्स deserve a very good quality feed and the ecosystem is now getting developed. ठीक है, करी। And we established distribution, direct distribution to the farmers, and कमाल की बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोगों ने 70% की ग्रोथ की, and by next year I think maybe 2 years we will be UP's largest cattle feed manufacturing company. This is 8-10 years में the story is completely So that changed. was also a successful diversification. Yes, absolutely. That was a booming diversification, I would say. Okay. ये बताइए कि आजकल ये जैसे ही दिवाली आती है, होली आती है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हमारे अखबारों में या मीडिया में
नकली पनीर पकड़ा गया, ऐसा हुआ। और थोड़ा सा ये भी हो गया है कि जब हम लोग टूर्स पे रहते हैं तो वी एक्चुअली सी कि हम पनीर कहाँ खा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ये पता लगा कि आप एक स्टेट ऑफ आर्ट पनीर का प्लांट लगा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। और पनीर के बारे में बताइए, इसकी अडल्टरेशन के बारे में बताइए, ये कितना ऑर्गेनाइज्ड आगे हो जाएगा ये सेक्टर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पनीर बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। पहले ये लग्जरी होता था, आजकल ये स्टेपल है। हाँ। हर घर में पनीर आपको मिलेगा और प्रॉब्ली हफ्ते में 5 दिन खाया जाएगा। हमारे घर में तो दिन में 2 बार खाया जाता है। तो ये प्रोटीन कंजम्पशन से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि जो ऑब्सेशन विद प्रोटीन नई जनरेशन का है उसका भी है इम्पैक्ट, और एफ्लुएंस का भी है। हम लोग ने इस ग्रोथ को देखते हुए हम लोगों ने लास्ट ईयर पनीर में एक मेजर एक्सपेंशन किया था, और हमने 7 टन्स पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई थी विद अ 4 ईयर व्यू इन, मतलब कंसिडरेशन कि 4 साल तक के लिए इतनी सफिशिएंट रहेगी। इंटरेस्टिंगली वो लास्ट ईयर ही मतलब पूरी फुल कैपेसिटी पे चलने लग गया, एंड वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी। तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये यूपी और बिहार मिलाकर के एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, बूम कर रही है कंजम्पशन। तो नाउ लेट्स पुट अप अ मेगा यूनिट। सो नाउ वी आर सेटिंग अप North India's largest paneer manufacturing capacity, that is 32 metric tons per day, along with whey processing, जो उसका पनीर का पानी निकलता है, whey treatment। कुछ ही कंपनीज करती हैं रादर, जिनके पास उतना स्केल होता है वे, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस। एंड तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पनीर का कंजम्पशन तो बहुत तेज़ी से बूम करेगा, और आगे जा कर के ये एक बड़ा एक्साइटिंग सेक्टर बनेगा। और ये जो अडल्ट्रेटेड पनीर की आपने बात की, ये एक्चुअली कई साल से चल रहा था, लोगों की नज़र में अब आया जाकर के। एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस बन चुका है, जिसमें कि लोग मिल्क पाउडर, जो स्किम मिल्क पाउडर होता है, उसको खरीद करके, यानी कि वो दूध का पाउडर, सेपरेटा दूध है, उसके अंदर फैट नहीं, उस फैट को वेजिटेबल फैट मिला देते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है, तो वो सस्ता पनीर है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ये काम नहीं करती है। अनऑर्गेनाइज्ड बनता है तो बड़ा बैड हाइजीन में, गंदे तरीके से बनता है, एंड पर वो बहुत सस्ता होता है। और एक बार वो बड़ी ही मसालेदार ग्रेवी के अंदर चला गया तो आप पता भी नहीं कर सकते कि ये है क्या। बट इट इज़ एब्सोल्युटली डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, और हम लोगों को बच करके इस बारे में रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ भी खाना खाएं, वहाँ सोर्स ऑफ पनीर पूछ लेना चाहिए। और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में जैसा कि देखा गया है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके कैंपेन्स चले हैं, तो लोग अब पूछने लगते हैं, और इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज हम ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स पैकेज्ड पनीर को जितना ज़्यादा हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जितनी बड़ी कैपेसिटीज़ लगा रहे हैं, तो अब जिस तरीके से पब्लिक कन्वर्ज कर रही है इस ऑर्गेनाइज्ड, आई थिंक अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़रूर इसमें बेहतर करेगा। एब्सोल्युटली, जैसा आपने कहा। ये जेंजी भी आजकल ये प्रोटीन मिल्क और ओट मिल्क और ये काफ़ी क्रेज़ हो रहा है, इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। इनफैक्ट मेरे घर में भी अगर आप वैसे देखें तो बच्चे हमारे कुछ प्रोटीन मिल्क और ये शेक्स और इस पे आते हैं। इसके बारे में क्या मार्केट रिसर्च है आपकी, और कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट लाइन में कुछ कर रहे हैं? देखिए, प्रोटीन आई थिंक इज़ द न्यू रेज, एंड मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोटीन। इसीलिए चाहे वे प्रोटीन के फॉर्म में हो, चाहे पनीर के फॉर्म में हो, चाहे शेक्स के फॉर्म में हो, तो हम लोग हर तरह का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं इस चीज़ में। एंड आई थिंक द कैटेगरी विल ग्रो वेरी फास्ट। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि जो वीगन वाले जो बात हम लोग, आजकल वीगन की भी बातें होती हैं कि ओट मिल्क या आमंड मिल्क, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन डाइट में इंडिस्पेंसिबल है। और जितना डेयरी कंजम्पशन इंडिया में है, उतना डेयरी कंजम्पशन पर कैपिटा पूरे ग्लोब में कहीं नहीं है।
And we are the highest producer वी also. आर हाईएस्ट प्रोड्यूसर, हाईएस्ट कंज्यूमर. Yeah. जितना बनाते हैं उतना सब कंज्यूम Yeah. खुद कर लेते हैं और बढ़ता ही जा रहा है कंजम्पशन. उसका रीज़न यही है कि इट इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ का. एंड इट टेस्ट्स गुड एज वेल इन मल्टीपल थिंग्स. मिठाई Yes. बनेगी, कुछ भी होगा, सब उसी से होगा. पर जैसे कोई भी एलर्जीज होती हैं, सो मिल्क इज़ ऑल्सो एन एलर्जन. Yeah. तो दूध से भी, जैसे अंडे से एलर्जी है किसी को मशरूम से है, किसी को व्हीट ग्लूटेन से है. Yeah, gluten से है. तो अलग अलग तरह की एलर्जीज हैं. पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कुछ लोगों को मिल्क से भी एलर्जी होती है, और अगर उनका सिस्टम मिल्क के लिए इंटॉलरेंट है तो उनको फिर अदर फॉर्म्स Of milk चाहिए होते हैं. चाहिए होंगे. वो ओट मिल्क ले लें, चाहे Yeah. आलमंड मिल्क ले लें. बट बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है. बहुत सारा ना एक कैंपेन, जैसे बहुत सारे फैट डाइट्स वाले लोग Yeah. जो हैं कि वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, कोई अप टू द लाइन कोई ये कहता है कि कैंसर हो जाता है इसे पीने से, और ये होता है वो होता है. तो आई जस्ट वुड लाइक टू से कि मिल्क इज़ द बेस्ट. वेजिटेरियन डाइट के लिए, आपको अपनी वाइटल्स को मेंटेन रखने के लिए इट इज़ द बेस्ट. एंड इसमें कोई ख़राबी नहीं है. और जैसे जैसे जितना आपको प्रोटीन चाहिए, यू वांट टू लुक गुड, हैव मिल्क. और सदियों से हम मिल्क पे ही तो बेस्ड हैं. हज़ारों सालों से, हज़ारों सालों से हमारे सदियों से. रिलीजन में Yes. और हर चीज़ में. और हर शुभ काम में मिल्क का यूज़ है. यस, Sharing your knowledge is one of the best practices. And I found out कि आप नॉलेज शेयरिंग में बहुत यकीन रखते हैं, और आप गेस्ट सेशंस में IIM जयपुरिया, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इन अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो, यू शेयर. सो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दिस? क्या इसके पीछे क्या है, क्यों शेयर करते हैं? या पैशन है, या जानकारी देनी है? सो हम लोग जब व्हेन वी वर ग्रोइंग एज बिजनेसमैन, तो हम लोग को बड़ा शौक था इस चीज़ का. मैं और अनुज, हम दोनों ही इस चीज़ के लिए कि जितने बड़े बिजनेसमैन के सेशन होते थे या कहीं कोई डिस्कोर्स हो रहा होता था मैनेजमेंट को लेकर के, तो वो सुनने के लिए जाते थे. उसमें कई रोल मॉडल्स भी थे हमारे. तो उनको सबको देख करके हमेशा एक अंदर से ये लगता था कि कब हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे, कब हमको बोलने का मौका मिलेगा, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने का मौका मिलेगा. तो एक बड़ा इंटेंस डिज़ायर थी इस चीज़ की. कोई ओरेटरी नेचुरल तो थी नहीं हमारी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुई. हमारे ग्रैंडफादर ने हमको बहुत ज़्यादा, मतलब वो छोटी जगह गांव में रहते थे, कायमगंज में, और कौन से ज़माने के थे. लेकिन जब हम लोग बिज़नेस पर आए तब उन्होंने हमसे कहा, भाई एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्वाइन करनी है. तो हम लखनऊ आए, सबसे पहले CII ज्वाइन किया हमने इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने कहा था बिजनेसमैन को ओरेटरी आनी चाहिए. तो वो हमको GD बिरला की ऑटोबायोग्राफी दे देते थे कि बायोग्राफी ये लो और पढ़ के सुनाओ. तो मतलब उनको इतना ये ज़्यादा था कि एक बिजनेसमैन को अच्छा ओरेटर होना चाहिए, उसको इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए. इनफैक्ट वो बार बार हमसे ये कहते थे, कभी किसी क्लब में जाओ, कभी कहीं नेटवर्किंग करो तो इम्प्रेसिव लगना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हम बचपन से सुनते आते थे उनसे. जब हम यहाँ पर आए तब भी हम लोगों को ये फील होता था कि हम इसी तरीके से कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को, कैसे बोलेंगे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर धीरे धीरे करके वो इंटेंस डिज़ायर जो थी, वो सक्सेस के साथ साथ धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमें वो प्लेटफॉर्म्स मिलने लग गए जहाँ पर कि हम वो काम कर सकते थे. और अब लेटली मैं देखता हूँ कि एज सक्सेस केम, तो IIM हो गया या जयपुरिया हो गया जैसा आपने कहा, या CII, आई वाज द चेयरमैन ऑफ CII इन 2016-17. कोई ना कोई लीडरशिप पोजीशन किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में. EO, I was You the are in president. EO also. Yes. So I was the president of EO 2 years back. Yes. तो EO UP के प्रेसिडेंट होने के नाते, तो हम अपने पीयर्स को या सब लोगों के साथ जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं या फिर स्टूडेंट्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो एक बड़ी अच्छी अंदर से फीलिंग आती है. एंड देन यू गो बैक, और फिर आप मेहनत करते हैं कि फिर हमें सक्सेस चाहिए जिसमें हम अगली स्टोरी Yes. फिर शेयर करें. Absolutely. दैट मोटिवेट्स यू एज वेल, व्हाट यू आर सेइंग. इट हेल्प्स अस रिफ्लेक्ट. जब हम अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
तो कहीं ना कहीं मैं पीछे अपने टाइम को, अपनी जर्नी को रीमैप करता हूँ, फिर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन से ही नई लर्निंग आ जाती है। तो हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर हमें नया काम करने में इंस्पिरेशन मिली। मैं एक बार IIM में लेक्चर देने के लिए गया एंड वहाँ पर इतने प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे बच्चों ने मुझसे कि मैं आकर के मैंने रात को काम किया। मैंने कहा कि यार इस चीज़ के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि इनोवेशन कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कुछ और सवाल पूछेगी। And the knowledge this industry has which you are in is immense because वो backending से लेके आपकी supply से लेके packaging से लेके delivery तक I think वो learning भी सबको चाहिए होती है। कोई भी FMCG में या किसी भी industry में जाना चाहे तो those learnings matter a lot. एंड मिल्क इज सच अ टॉकिंग पॉइंट। Yes. तो मिल्क तो ऐसा इंस्टेंट टॉकिंग पॉइंट होता है, आप कहीं भी बैठ जाओ, लोगों के पास इतने सवाल होते हैं, आप उनके जवाब ही देते रहो। एंड लेटली आई रियलाइज्ड कि इट हैज़ नाउ बिकम माई हॉबी काइंड ऑफ थिंग। आई रियली एन्जॉय इट। आई रियली एन्जॉय शेयरिंग माई थाट्स एंड शेयरिंग नॉलेज एज वेल, एजुकेटिंग पीपल अबाउट मिल्क एंड द होल डेयरी इकोसिस्टम। कई बार बहुत पढ़े लिखे, इनफैक्ट एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि भाई साहब आप दूध बनाते कैसे हैं, क्योंकि इतने जानवर तो हैं नहीं, तो इतना सारा आप कह रहे हो दूध प्रोसेस करते हो, ये दूध बनता कैसे है? मैंने कहा भाई साहब दूध बनता नहीं है, दूध पैदा करता किसान। तो इतने जानवर तो नहीं है, आदमी कहता है। एंड शहरों में रहने वाले लोग यही सोचते हैं भाई इतने एनिमल्स तो हैं नहीं, जितनी जनसंख्या है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा। मिथ है। एंड तो हम मतलब आई रियली लव टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज इट टेक्स इंटेंस हार्ड वर्क फ्रॉम अ फार्मर टू अ प्रोफेशनल टू अ ट्रक ड्राइवर टू everyone to get that milk to you in 24 hours. It is a very intense hard work that goes into it and a lot of people are involved in this whole ecosystem. तो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर किसी को ये पता हो कि भाई जो आप मिल्क पी रहे हो वो कितनी एक जर्नी तय करके आप तक पहुँच रहा है। एक सवाल और, इस बिज़नेस में जैसा आपने बताया कायमगंज से आप यहाँ पर आए, फिर आपने एक रियल एस्टेट के मद्देनज़र एक इन्वेस्टमेंट किया, बट बाद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आपने एंट्री करी और एक मुकाम बना लिया। आज आप टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं यूपी और बिहार में। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था इस बिज़नेस में और ब्रांड कैसे बनाई आपने ज्ञान? देखिए एक्चुअली जब हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया तब हम लोग केवल कमोडिटी बनाते थे, घी और मिल्क पाउडर, और 2011 तक हम यही कर रहे थे और हमारा प्लान भी यही था कि इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। इनफैक्ट इतना आराम में सब कुछ चल रहा था कि मई जून जुलाई 3 महीने काम नहीं होता था, छुट्टी होती थी, और बाकी महीनों में हम लोग दोपहर में 1 घंटा सोते थे। तो सुबह जल्दी उठने के, क्योंकि छोटी जगह से आते थे, तो दोपहर में तो हमारी ऑफिस में हमारी टेबल के नीचे एक गद्दा रखा हुआ था और मैं और अनुज दोनों टेबल पे अपना पूरे दिन काम करते थे, और दोपहर में 2 बजे लंच के बाद हम ऑफिस बंद कर लेते थे और गद्दे निकाल करके और 1 घंटे के लिए सो जाते थे। और बाद मतलब वो आदत पुरानी थी दोपहर में सोने की। अब सोचते हैं कि मतलब वो भी क्या दिन थे। लेकिन 2011 में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास। मदर डेयरी ने हमसे कहा कि हम अपना मिल्क इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं यूपी में, एंड इसके लिए आप हमारी को-पैकर बन जाओ। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने कहा कि ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, प्लांट लगा दिया, लेकिन कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से दे कुड नॉट एक्चुअली स्टार्ट प्रोडक्शन हियर, और इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी थी। अब हम क्या करते, तो बाद में हम अपने फादर के पास गए कि अब इसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई अपना ब्रांड लॉन्च कर लो। हमने कहा नहीं, ये तो बड़ा जो है टेढ़ा काम है, कौन करेगा इसमें, वी वोंट गेट इनटू इट। तो उन्होंने कहा नहीं, करके देख लो। तो उस टाइम पे मैवरिक हुआ करते थे कि कुछ नया करने रहने का एक वो था, जज्बा था, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही इंटेंस, आज भी पूरा है। तो हम लोगों ने उस टाइम फिर हमने पॉली पैकेज्ड मिल्क लॉन्च किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था वो, चूँकि स्टेट कोऑपरेटिव पराग डेयरी उस टाइम बड़ा स्ट्रगल में थी।
सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं के पास था, पर वो struggle अपॉर्चुनिटी कर रहे दिख रही थी। थे। हाँ जी, वो स्ट्रगल कर रहे थे और अमूल बहुत तेज़ी से मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा था, लेकिन अमूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यूपी में। तो एकदम से जैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव कोलैप्स कर रहा था और इधर से अमूल को पूरी तरीके से मार्केट लेना था, लेकिन अमूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से गैप बन गया एक मार्केट, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और एग्जैक्टली उसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के टाइम पे हमने मिल्क लॉन्च किया। हमने 10,000 लीटर का टारगेट रखा, 20,000 बिकने लग गया, 20,000 का टारगेट रखा, 70,000 बिकने लग गया। मतलब इट वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी बाय द डे। तो 2 साल जब तक बीते तब तक ये मेन स्ट्रीम काम बन चुका था, जिसको हमने साइड किक की तरह स्टार्ट किया था, और वहीं से फिर सारी ब्रांड जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमको ये लगने लग गया कि ये काम बहुत बढ़िया है, इसको किस तरीके से आगे रैंप अप कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे करके हमने जोग्राफीज़ ऐड की, प्रोडक्ट्स ऐड किए। दही एक क्लियर कट गैप हम लोगों ने देखा मार्केट में, तो हम लोगों ने दही से स्टार्ट किया एंड दही बिकेम आवर यूएसपी। धीरे से फिर हम लोगों ने खोया एक ऐसा मतलब प्रोडक्ट है हमारा, इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट unit for World's largest equipment for manufacturing. Amazing. Khoya. That is 25 metric tons of khoya per day we can manufacture, and it took 4 years of research and extensive investment, and I would say कि we are one of the very few, maybe 2-3 companies in the country जो कि organized ecosystem में खोया बना रही हैं। Just 2-3-4 companies and Yes. we have such a wide market. Yeah, absolutely. एंड कोई अटेंशन नहीं पे करता ना उस चीज़ पर। 65,000 करोड़ का खोया बिकता है पूरे साल में इंडिया में। 65,000 करोड़। हाँ, एंड 0.5% ऑर्गेनाइज है, 99.5% अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसी वजह से बहुत प्रेवलेंट है अडल्ट्रेशन इस पूरे उसमें। तो मैं भी घर में अब याद दिला दिया अपने, अगली होली पे हाँ जी, बिल्कुल खोआ आपका ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे भी अडल्ट्रेशन से काफ़ी डर लगता है। और जैसा आपने बोला 99.5% इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। यस, आप ये देखिए इंटरेस्टिंग बात कि जितने बड़े मिठाई वाले हैं वो खोआ खरीदना बंद हो गए। वो दूध खरीद के अपने दुकान में खोया बनाने लग गए, क्योंकि बाहर से इतना अनहाइजीनिक, अडल्ट्रेटेड, एंड हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ क्लोज्ड लूप प्रोसेस और इसमें कहीं किसी का हाथ नहीं लगता। 12 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है उस खोए की अंडर फ्रोजन कंडीशंस। तो इट इज़ अ फैंटास्टिक सोल्यूशन फॉर ऑल मिठाई वाला। और मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में जैसे हमारे कंट्री में इतना अच्छा पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड मिठाई और सब चीज़ों का इतना बढ़िया इकोसिस्टम, कई ब्रांड्स, हल्दीराम, बीकाजी जैसे खड़े हो गए, डूइंग वेरी वेल। तो ये जो खोए के स्टिग्मा की वजह से हम लोगों ने कुकीज़ और ये इस तरीके के अनहेल्दी, एंड आई वुड से अनहेल्दी बिकॉज मैदा एंड इस तरीके के आइटम्स, वेस्टर्नाइज्ड आइटम्स को हम लोगों ने ज़्यादा प्रमोट कर दिया बिकॉज ट्रस्ट नहीं आ रहा था। हाइजीन का इशू था, अवेलेबिलिटी का भी इशू था। सो आई थिंक दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। कई सारे बड़े मिठाई ब्रांड्स ने और कई सारी अच्छी डेयरी कंपनीज ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि वी कैन नाउ सेफली एंजॉय आर मिठाई, द देसी मिठाई। नो नीड टू गो टू दोस कुकीज। मिठाई के बिना कोई भी शुभ काम या किसी भी तरीके का काम हम लोगों के घरों में पूरा ही नहीं होता। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। एक बिजनेस डिसीजन जो सबसे टफ था। बिजनेस डिसीजन जो सबसे टफ था, यानी अपनी होम टाउन को छोड़ करके लखनऊ कायमगंज से लखनऊ आना, माइग्रेट करना सबसे टफ डिसीजन था। एक एडवाइस जो आप नए एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे जो डेयरी बिजनेस में आना चाह रहा है। सो डेयरी इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक मॉडल। केवल प्रॉफिट से काम नहीं चलता, आपको स्टेक होल्डर्स का टेक केयर भी उसी तरीके से करना पड़ता है। इकोसिस्टम को, फार्मर को, स्टेक होल्डर्स को। तो इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, एवरीवन शुड नो दैट। एक किसान या एक इन्वेस्टर, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञान डेयरी को? किसान, हैंड्स डाउन। इंटरेस्टिंग है अगला सवाल। कुरियन साहब का आपने नाम लिया था। अमूल इंस्पिरेशन है या कंपटीशन है? बोथ।
इट इज़ इंस्पिरेशन एज वेल एज कंपटीशन। सुबह की चाय ज्ञान दूध या कोई और? नहीं, ज्ञान दूध, ज्ञान TCS मिल्क। इसके बारे में बताइए, TCS मिल्क, व्हाट इज दैट? सो एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग दूध अभी आता है तो दूध में फैट होती है और प्रोटीन होता है, और जो मलाई तैर करके आती है उसके ऊपर, सो वो दूध को सारा टेस्ट वही देती है, उसकी Yes. फैट कंटेंट Yes. होती है, और फैट अक्सर करके तैरने लगती है ऊपर, जो अनप्लेजेंट फील भी देती है। हाँ. कई बार कई लोगों को पसंद नहीं होता, हाँ, पर गुडनेस ऊपर तैर के आगे आपने निकाल के अलग कर दी तो मज़ा तो कम हो गया उसमें। हाँ, तो टी कॉफ़ी स्पेशल क्या है, कुछ नहीं, होमोजेनाइज्ड मिल्क है, और इसका ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है पूरे देश में कि चाय में होमोजेनाइज्ड मिल्क यूज़ कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फैट को प्रोटीन के साथ, मतलब एक हाई प्रेशर मशीन से निकालते हैं उसको, तो फैट प्रोटीन के साथ मर्ज हो जाती है, तो दूध आपकी चाय में मलाई नहीं जमेगी? तो मलाई ऊपर तैर करके नहीं आएगी, वो उसकी गुडनेस अंदर ही एनकैप्सुलेटेड रहेगी। सो इट हैज़ अ बेटर अरोमा, बेटर माउथ फील एंड बेटर डाइजेस्टिबिलिटी ऑल्सो। सो इट्स फैंटास्टिक कोल्ड कॉफ़ी उससे बहुत बढ़िया बनती है, कभी ट्राई कीजिएगा। श्योर, बिल्कुल करेंगे। अगर एक दिन के लिए आपको किसान बना दिया जाए तो क्या सबसे पहले सीखना चाहेंगे? मैं भैंस का दूध निकालना, दोहन जो कहते हैं, दोहना, वो सीखना चाहूँगा। वो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में। आई फाइंड इट वेरी टफ। तो अगर डेयरी सेक्टर में ना होते तो क्या करते? किस सेक्टर में जाते या क्या करते? सो डेयरी सेक्टर में नहीं होते तो शायद अपना टोबैको, जो तंबाकू का काम है, वही कर रहे होते, और नहीं तो उसके बियॉन्ड जाते तो रियल एस्टेट कर रहे होते। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? सो फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमने बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स शुरू से हायर किए, तो हम ओवरवर्कड कभी नहीं रहे। हमने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके रात को 8 बजे ख़त्म कर देते हैं, तो फैमिली को टाइम पूरा दे पाते हैं, साथ में गोल्फ भी खेलते हैं। नाइस। सो मुझे और छोटे भाई को दोनों को गोल्फ का बड़ा चस्का रहा, और हमने हमेशा गोल्फ खेलते टाइम पर, हम जिस जोन में होते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे से कहते हैं कभी इतना काम नहीं करेंगे कि गोल्फ छूटे। तो ट्राई यही करते हैं। वेरी नाइस। तो एंजॉय लाइफ इज आल्सो something which is very very important apart from business and everything. And God has been kind in that. Yeah. 5 साल के बाद ज्ञान को कहाँ देखते हैं? So 5 साल के बाद मैं ज्ञान डेयरी को यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल मिला करके एक रीजनल डेयरी पावर हाउस के फॉर्म में देखता So you are entering West Bengal also? हूँ। यस यस। सो मैंने बताया आपको, सिलीगुड़ी तक हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग वेस्ट बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी की ज्योग्राफी को एक जैसा मानते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो कानपुर टू कोलकाता, हम हमेशा बोलते हैं उसको, कानपुर टू कोलकाता पूरा जो ट्रैक है, हम उसमें एक रीजनल पावर हाउस की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे। मतलब मुझे, आई बिलीव वी विल डू इट। तो जय, आप आज आए, आपने वक्त निकाला हमारे साथ, इतनी सारी लर्निंग्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो इस डेयरी इंडस्ट्री का है, कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स आपने शेयर किए, और हिंदुस्तान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप और भी तरक्की करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच रजत जी। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच।